Assalamu alaikum everyone. Hope so all of you are good and fine. So let me start our lecture and today topic is quantitative analysis from the chapter of project risk management. और जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस और हमने ये देखा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस इज अ वेरी सिंपल एंड क्विक टेक्निक वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटीज एंड एज वेल एज द प्रायोरिटीज ऑफ द रैंक. फिर हमने यहाँ बात की कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हम किस बेस पे करे थे, जो हमने आइडेंटिफिकेशन की थी और उससे जो हमने रिस्क रजिस्टर बनाया था उसके बेस पे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करे थे. अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेस पे हम अप्लाई करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने हाईलाइट किया कि कितना रिस्क जो हैं वो उनके क्या इम्पैक्ट हैं और क्या उसकी प्रोबेबिलिटीज हैं, उसको हमने देखा. अब हमारा काम है उस जो हमने हाईलाइट की हैं, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है, उसके बेस पे हम मैथमेटिकल टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को देखते हुए क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें. सो लेट वी डिस्कस कि हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करना है. और जो पास पेपर्स को अगर सर्वे किया जाए तो इस चैप्टर में से मैंने आपसे स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इज एनालिसिस. तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर द रिस्क मैनेजमेंट हाउ कैन यू एनालाइज द रिस्क. तो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क दोनों बताने हैं. और आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड व्हाई द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्क इज डिमांडेड. तो आपको तब भी आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को डिस्कस करना है. सो लेट वी स्टार्ट. हमारा जो कंटेंट है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के हाउ दे आर डिफरेंशिएट, हाउ कैन इट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. टेक्निक्स क्या है क्वांटिटेटिव की. हमारे पास है डिसीजन ट्री एंड एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, simulation and well as sensitive analysis. Today we will discuss about a quantitative risk analysis, differentiation between qualitative and quantitative risk analysis, as well as a first technique is a decision tree and EMV. और इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना सीखेंगे. और एज वेल एज देयर इज एन असाइनमेंट इन द लास्ट दैट यू हैव टू कैलकुलेट यूजिंग अ डिसीजन, ड्राइंग अ डायग्राम ऑफ decision tree and calculating the expected monetary value. So firstly we discuss what is quantitative analysis and then we see how can we perform the decision tree and expected monetary value. So let me start. क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस. अब क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस क्या है, क्योंकि क्वालिटेटिव में हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया था और लेवल ऑफ रिस्क देखा था. अब हमने ये देखना है कि ये जो हमने रिस्क आइडेंटिफाइड किए हैं उसका हमारे प्रोजेक्ट पे किस लेवल तक अफेक्ट होने वाला है. यानी हम न्यूमेरिकली देखेंगे वह परसेंटेज ऑफ अफेक्शन क्या है, या इससे हमारे क्या हमारे पास जो हमने रिस्क एक्सपोजर किया है, जो रिस्क हमने डिटरमाइन किए हैं, उसके लिए हमारे बैकअप जो प्लान्स हैं वो क्या हैं, या कितनी कॉस्ट हमें कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स हमें कितने चाहिए, या टाइम कितना लगने वाला है रिस्क को हैंडल करने के लिए. ये सब चीजें जो हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं. कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम शेड्यूलिंग. कॉन्टीजेंसीज हम देखते हैं. कॉन्टीजेंसीज हमने पढ़ा था कि कॉन्टीजेंसी प्लान्स होते हैं, और कॉन्टीजेंसी रिजर्व का मतलब है रिस्क को एवेलुएट करने के लिए जो हमने रिजर्व्स रखे होते हैं, ताकि जब रिस्क अगर आ जाता है तो हम उसको ये कॉस्ट इन्वेस्ट करके उस रिस्क को रिजॉल्व करेंगे. तो ये हमें देखना पड़ेगा. इससे हमें ये हेल्प होगी कि हमें पता चलेगा कि हमें जो है कि रिस्क आएगा तो उसके ऊपर कितने परसेंट चांसेस जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है उस पर कितने कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स होंगे, क्या हमें प्रॉफिट होने वाला है, और हमारी डिसीजन मेकिंग हम कर पाएंगे क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस को देखते हुए, काम करते हुए. ये आपके सामने डायग्राम भी आपको नजर आ रही है. यानी हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है हमारे पास हम एक रिस्क रजिस्टर को लेके क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे. क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हुए हमने उसकी रैंकिंग भी की थी, और रैंकिंग करने के बाद अब हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अपडेटेड रिस्क रजिस्टर एंड एज वेल एज जो है हमें हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी अपडेट होगी. बात करते हैं क्वांटिटेटिव. बहुत से प्रोजेक्ट्स में ऐसे होता है कि जहां जहां क्वालिटेटिव एनालिसिस हो रहा होता है पैरेलली क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी साथ साथ हो रहा होता है, और सम टाइम वी कैन डन इट सेपरेटली. लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि सम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो होते हैं ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं होता. मोस्टली जो लार्ज कॉन्सेप्ट्स होते हैं या लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, ताकि जो प्रोजेक्ट टीम है वो डिसीजन कर सके, कैन वी गो दैट डिसीजन, कैन नॉट गो टू दैट डिसीजन, क्या हमें इसको रखना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए. यहाँ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड टू सेव फ्रॉम द लॉसेस.
अब यहाँ हम इसके अलावा अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास होता है कि इस क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, हमें कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स, स्केड्यूल्स और बजट पता चल सकता है कि हम किस तरीके से अपना बजट मैनेज कर पाएंगे, उस बजट में से कितना हमारा परसेंटेज है कॉन्टीजेंसी रिजर्व का, ये सब चीजें हम इसमें देख रहे होते हैं। और अभी मैंने आपसे बात की कि यहाँ जो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस है वो लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है? क्योंकि हमें ये देखना होता है क्या हम इस डिसीजन, यानी हमारे पास दो रिश्ते हैं, कैन वी गो विथ, कैन वी नॉट गो विथ, ये स्टेटमेंट गो और नो गो डिसीजन होता है हमारे पास, कैन वी एक्सेप्ट और कैन नॉट एक्सेप्ट। तो इन चीजों के लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और न्यूमेरिकल एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि विच हैव अ बेटर वैल्यू, विच हैव अ बेटर वैल्यू, तो हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। एज वेल एज, क्योंकि अभी मैंने बात की कि इससे हमें अपने कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स पता चलते हैं कि अगर रिस्क आ जाए तो हमारे पास ये रिजर्व पड़ा हुआ है, हम इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे। यानी हम अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने तक की सारी प्रोडिक्शंस कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सेट कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क क्या है? एक चांस है, अनसर्टेनिटी है, जो आ भी सकती है, जो नहीं भी आ सकती। तो एनालिसिस क्यों हो रहा है? अगर आ गया तो फिर हमने कैसे हैंडल करना है, कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, या इसको सॉल्व करने के कैसे स्टेप्स लेने हैं, और क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें ये भी हेल्प करेगा कि हम अपने बजट में रह के उसको मैनेज करें, नॉट गो आउटसाइड द बजट, हमारा बजट ओवररन ना हो। बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये है कि हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव पे रिस्क का कितना % अफेक्ट पड़ने वाला है, उसको हम क्वांटिफाई करते हैं, उसको हम मैयर करते हैं, और ताकि हम एस्टिमेट कर सकें कि हमारी कॉस्ट कॉन्टीजेंसीज क्या है, यानी कॉस्ट की बैकअप प्लान्स क्या है, या हमारा टाइम जो है लगेगा रिस्क को रिजॉल्व करने की, उसकी कॉन्टीजेंसीज बैकअप प्लान्स हमारे पास क्या है, उसको हम क्वांटिफाई करते हैं। फिर हमने ये देखा कि इससे हमें क्या फायदा होने वाला है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि कौन सी पोर्शन को हमें हैंडल करना है, कौन से पोर्शन को हमें हैंडल नहीं करना। और मोस्टली लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। सो देयर इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंस। अब क्वांटिटेटिव डिफरेंस यानी ये रिस्क लेवल, यहाँ हम रिस्क के लेवल देखते हैं, क्वांटिटेटिव में हम प्रोजेक्ट लेवल देखते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स है, मॉडरेट, हम स्मॉल लेवल के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करते। यहाँ हम प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट्स देखते हैं, और यहाँ हम प्रोबेबिलिटीज देखते हैं कितना कॉस्ट लगेगी, और एस्टिमेट करते हैं और टाइम कितना लगेगा जिसको रिजॉल्व करने के लिए। ये क्विक एंड इजी होता है, डेफिनेटली दैट इज टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज यू फोकस हैव टू गैदरिंग अ डाटा एंड एज वेल एज अप्लाई द टेक्निक्स न्यूमेरिकली, और मैथमेटिकल मॉडल्स हमने यूज करने होते हैं। यहाँ हमें किसी सॉफ्टवेयर टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, बट देयर इज अ नीड ऑफ द स्पेशलाइज्ड टूल्स, हमें सॉफ्टवेयर या टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। बट अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हो। बिकॉज रिस्क को सीक आउट करने के लिए, रिस्क के असेसमेंट करने के लिए, वी मस्ट हैव टू क्वालिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हमें ये करना पड़ता है। हम यहाँ बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमें टेक्निक्स और टूल्स यूज करने पड़ते हैं, तो कौन सी टेक्निक है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करेंगी। बिकॉज हमें यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करने हैं, न्यूमेरिकली देखना है और न्यूमेरिकली डिसीजन मेकिंग करनी है। तो यहाँ वो कहते हैं कि टेक्निक अप्लाई करने के लिए हमें रिस्क एनालिसिस के लिए सबसे पहले डाटा गैदर करना पड़ता है कि हमारे पास क्या रेशियो आ रही है, क्या परसेंटेजेस आ रहे हैं। उसका डाटा गैदर करने के लिए, उसके लिए हम एक्सपर्ट्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, यानी देखना पड़ता है कितने % चांसेस हैं, कितने % चांसेस नहीं है। जैसे हमने वो मैट्रिक्स बनाया था, रिस्क फैक्टर बनाया था जो कि स्कोरिंग के बेस पे था, वैसे हम डाटा गैदर कर रहे होते हैं। उसके बाद डाटा गैदर करने के बाद हम एक मॉडल चूज करते हैं। हम कौन से मॉडल को चूज करते हुए क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करेंगे। सो देयर आर 3 मॉडल्स: decision tree analysis and expected monetary value as well as simulation sensitive analysis। ये 3 हमारे पास हैं। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर, डिसीजन ट्री एनालिसिस को देखेंगे, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है कि विच वन इज अ बेस्ट डिसीजन एंड विच वन मेक अ प्रॉफिटेबल एंड विच कंडीशंस वी हैव टू अवॉइड टू रिड्यूस द रिस्क। हम ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। लास्ट वन इज एंड नॉट द लीस्ट, दैट इज एक्सपर्ट जजमेंट्स। डेफिनेटली वी नीड हैव एक्सपर्ट्स, क्योंकि एक्सपर्ट्स के बगैर प्रोबेबिलिटी और प्रेडिक्शंस नहीं की जा सकती। सो अब हम देखते हैं हमारी फर्स्ट टेक्निक, दैट इज डिसीजन ट्री एंड एक्सपेक्टेड मॉनिटरी। अब सबसे पहले द फर्स्ट पोर्शन इज अ डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री क्या है कि एक ऐसी डायग्रामिक एनालिसिस टेक्निक है जिसमें हम जो है
अपने जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिस रिस्क को कैसे सॉल्व करना है, किसको कैसे एनालाइज देखना है, उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस एंड व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ द रिस्क, यानी आप कहाँ कितने % चांसेस आ सकता है, कितने % चांसेस नहीं आ सकता, ये डिसाइड करने के लिए हम डिसीजन ट्री बनाते हैं। और बहुत से डिफरेंट फील्ड में डिसीजन ट्री के एल्गोरिथम्स को यूज किया जाता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर इट इज अ डे ऑफ नेक्स्ट डे विल बी द रेनिंग डे और नॉट, जिस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। यानी ट्री बनाने के लिए हमारे पास जो होता है मेन रूट नोड होता है, उस रूट नोड से हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं, यानी आपका ये डिसीजन है, और डिसीजन क्या होगा, कैन बी येस और कैन बी नो। इसके आगे से अगर और फर्दर डिसीजन मेकिंग ब्रांचेस करना है, कैन बी येस और कैन बी नो। तो ये डिपेंड करता है आगे से आपके कितने डिसीजन और आगे ब्रांचेस जो है और कितना एक्सपेंडेड जो है वो डिटेल काम करना चाह रहे हो, डिसीजन ट्री जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब डिसीजन ट्री क्योंकि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना और उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें जो टूल चाहिए है वो है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। वो हम बेस पे हम एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू कैलकुलेट फॉर द रिस्क असेसमेंट एंड स्पेशली फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक्चुअली में एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या, ये एक प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लीकेशन है रिस्क के प्रोबेबिलिटी का एज वेल एज रिस्क के जो मॉनेटरी वैल्यू यानी कि उसकी आउटकम का, कि उस प्रोबेबिलिटी से क्या आउटकम आने वाला है। या मैं इसको ये कह सकती हूँ कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो हमें ये बताएगा कि आफ्टर मेकिंग अ डिसीजन लेने के बाद हाउ मच मनी वी हैव टू मेक या एक्सपेक्ट टू मेक, हम कितने मनी जो है इतने प्रोबेबिलिटी के बाद हमें क्या कितने % प्रॉफिट होने वाला है या कितने % में हमें इतना लॉस होने वाला है, एज वेल एज वी कैन फाइंड आउट द कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स। और हमें पढ़ा था कि कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स क्या होते हैं, वो रिजर्व जो रिस्क को रिजॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स होते हैं। और उस कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स हमें कैसे कैलकुलेट होंगे वो हमें पता चलेगा एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू से। हमारे पास जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू मैंने अभी आपसे बात की कि वो हमें ये बताता है इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इम्प्रोबेबिलिटी एंड द इम्पैक्ट, एज वेल एज हमें ये बताता है कि आफ्टर मेकिंग अ डिसीजन हाउ मच मनी वी हैव टू मेक विद द पर्टिकुलर डिसीजन करने के बाद हमें क्या होगा, एज वेल एज उससे हमारे प्रोजेक्ट का कॉन्टीजेंसी रिजर्व कितने % आया है, जिसको हम अपने प्रोजेक्ट के कॉस्ट बेस लाइन में ऐड करेंगे, हमारे बजट में ऐड करेंगे, विद दैट इज अ कॉन्टीजेंसी रिजर्व। और एक्चुअली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई वी कैलकुलेट द कॉन्टीजेंसी रिजर्व या हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट करने के जरिए से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कैसे कर पाएंगे हम, आपको अगर ये पूछते हैं तो आप करोगे, हम देखेंगे कि रिस्क की प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ अकरेंस कितने हैं, कितने % चांसेस है उसके आने के और कितने % चांसेस है उसके ना आने के, और अगर आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, कितना इम्पैक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द मनी और कॉस्ट, और अगर नहीं आता तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट है, उससे हमें अपने कॉन्टीजेंसी रिजर्व पता चलेंगे। अगर आपसे वो ये पूछे कि कॉन्टीजेंसी रिजर्व किसी एक रिस्क का कैलकुलेट करेंगे, तो आपने कहना है कि अगर हम किसी एक रिस्क को देख रहे हैं, अगर हम किसी एक पॉइंट रिस्क को देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो उसका इंडिविजुअल कॉन्टीजेंसी रिजर्व होगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखूंगी तो जितने रिस्क मेरे पास आ रहे हैं उन सब का सम करके, उन सब की EMV वैल्यू को सम करके फिर ओवरऑल कॉन्टीजेंसी रिजर्व मुझे प्रोजेक्ट का मिलेगा, जिसको मैं अपने वर्क पैकेज में कॉस्ट के बजट में ऐड करूंगी। दैट इज अ एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। अब कहते हैं कि एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू कैन बी अ पॉजिटिव और कैन बी अ नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है इज अ नेगेटिव रिस्क एंड पॉजिटिव आ रहा है तो इज अ पॉजिटिव रिस्क। इस तरीके से हम अपने एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू को हाईलाइट करते हैं, कैन बी अ नेगेटिव एंड कैन बी अ पॉजिटिव। और एज वेल एज जब हम ये सब चीजें काउंट कर लेते हैं ओवरऑल द प्रोजेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्टीजेंसी रिजर्व, जो कि हमारे प्रोजेक्ट की बेस लाइन में फिर हम उसको ऐड करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू है जो कि कैलकुलेट होती है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट के बेस पे। लेकिन पहले हमें, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तो पहले हमें ये देखना होगा कि एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकली कैलकुलेट कैसे होती है, कैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कितने % प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब अकरेंस ऑफ चांसेस, कितने % चांसेस है कि आ सकता है और कितने % चांसेस है कि नहीं आ सकता। तो यहाँ मैंने आपके लिए सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल ली है, एग्जांपल्स के साथ आपको प्रोबेबिलिटी समझाऊंगी कि हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो है कॉइन टॉस करते हैं, तो आपको अगर आपको टेल चाहिए तो अब आप सोचोगे कितने % चांसेस है कि मेरा टेल ही आएगा, ठीक है।
अगर टेल आता है तो दैट्स गुड, और अगर टेल नहीं आएगा तो डेफिनेटली दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो अब आपके को पता है कि मेरे पास दो ही ऑप्शन है, यहाँ तो हेड है यहाँ टेल है, 50-50। तो ये आपको पता चल रहा है देयर आर 2 इवेंट, यहाँ हमारे पास 2 इवेंट्स है, रिस्क इवेंट है, यहाँ तो हेड है यहाँ टेल है, टोटल 2 रिस्क इवेंट है। अब उसका मैं चाहती हूँ कि ये उसमें से मुझे क्या चाहिए, टेल। तो अगर मुझे रिस्क आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे टेल चाहिए। जब मैं इसको वन को टॉस करूं तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी टेल आ जाती है तो इट्स मीन इट्स गुड, और अगर टेल नहीं आता तो इट्स बैड। तो यानी कि मेरे पास 2 चांसेस थे और उसमें से मेरा इवेंट एक था कि टेल आना चाहिए था। तो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो कितनी करूंगी, 1/2, क्योंकि मुझे टेल चाहिए था। कितने में से, हेड और टेल में से कोई एक चीज आनी चाहिए थी। टोटल इवेंट ये है और आपके जो फैक्टर्स हैं वो एक है, यानी आपको टेल चाहिए था। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगी, डेफिनेटली देयर इज अ 50%। तो यहाँ आपके पास 50% चांसेस हैं कि आपका टेल आएगा, 50% चांसेस आपका टेल नहीं आएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी होती है कि इतने % चांसेस हैं कि रिस्क आएगा और इतने % चांसेस है रिस्क नहीं आएगा, डिपेंड अपॉन रिस्क के फैक्टर्स क्या हैं। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दैट इज डाइस। हम लूडो खेलते हैं, उसके डाइस होते हैं हमारे पास 1 to 6। अब आप चाहती हो कि आपने जीतना है और आपके पास जीतने के लिए आपको 5 पॉइंट्स चाहिए जो है। अब आप कहती हो कि अगर मैं मेरे जीतने के में रिस्क है, अगर 5 आ जाता है तो मैं जीत जाऊंगी, और अगर 5 नहीं आता तो मैं हार जाऊंगी। तो अगर 5 हार जाऊंगी तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आप कैसे फाइंड आउट करोगे मेरे कितने % चांसेस है जीतने के। तो आप क्या करोगे, आपको 5 चाहिए, यानी आपका एक फैक्टर है, और टोटल डाइस के कितने फैक्टर्स थे, 6 थे। तो आपको 5 पॉइंट चाहिए तो मैंने क्या किया कि उसको 6 पे डिवाइड किया, और देर इज अ 16 पॉइंट समथिंग रीडिंग आती है, और ये इसका मतलब देर आर 16% चांसेस कि आप जीत जाओगी, और बाकी 94% चांसेस हैं कि आप जो है वो फेल हो जाओगी। इसी तरीके से हम रिस्क भी देखते हैं कि इतने % चांसेस हैं कि मेरा रिस्क आएगा, और इतने % चांसेस हैं कि मेरा रिस्क नहीं आएगा, यानी इतने % चांसेस है मैं प्रॉफिट में रहूंगी, इतने % चांसेस है प्रॉफिट में नहीं रहूंगी। जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मेरे पास हार्डवेयर है, मैं कहती हूँ हार्डवेयर फेल हो जाता है, तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, क्या मैं न्यू लूंगी और क्या मैं जो है मेरे पास ऑलरेडी कॉन्टीजेंसी प्लान है, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। तो देर आर 2 फैक्टर्स हैं, तो मेरे पास मुझे देखना है कि कितने % चांसेस हैं कि मेरे पास जो है वो मुझे न्यू खरीदना पड़ेगा। तो मैं टोटल कितने फैक्टर्स थे मेरे पास, 2, या तो रिप्लेसमेंट या तो न्यू लेना पड़ेगा। तो मुझे तो न्यू का रिस्क देखना है, तो मैं 1 को 2 पे डिवाइड करूंगी, यानी 50% चांसेस हैं कि मुझे न्यू खरीदना पड़ेगा, और 50% चांसेस हैं कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। सो देयर इज अ रिस्क दैट मैथमेटिकली जिसको हम देख रहे हैं, दैट इज अ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट दैट अकर, यानी आपने जो कितने नंबर ऑफ होने चाहिए, और ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यानी इधर इधर आपके पास आ गया था 2, और ऊपर आपको जीतने के लिए आपको 1 पॉइंट चाहिए था, यानी 5, तो आपने यहाँ कर दिया 1। तो यहाँ आपके पास टोटल फैक्टर्स कितने थे, 6। तो जब आपने 1 को 6 पे डिवाइड किया तो आपको पता चला इतने % प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो फाइंड आउट की जाती हैं, परसेंटेजेस ऑफ अकरेंस देखी जाती है, और ये एक्सपर्ट जजमेंट्स जो होते हैं, एक्सपर्ट के एनालिसिस की बेस पे प्रोबेबिलिटीज को सेट किया जाता है, जिनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं टू हैंडल सो मेनी प्रोजेक्ट्स, स्पेशली कॉम्प्लेक्स एंड कमर्शियल लेवल के प्रोजेक्ट्स। एएमवी का दूसरा पार्ट क्या था, इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट हमने देखना है कि परसेंटेज हमें पता चल गई, परसेंटेज हमें बताएगी हमारी प्रोबेबिलिटी इतने % चांसेस हैं रिस्क के आने के, और इतने % चांसेस है रिस्क के नहीं आने के। ये बात आपने याद रखनी है कि अब आना और ना आना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को प्लस करके 100% होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ 20% चांसेस हैं कि होगा, 80% चांसेस है नहीं होगा, तो 80 और 20 को प्लस करूंगी तो 100% बनेगा। तो आपने यस और नो को इस तरीके से मैनेज करना है। अब इम्पैक्ट क्या है, अब इम्पैक्ट ये है कि आपको रिस्क ये है कि आपका 35% चांसेस है कि प्रोजेक्ट जब पीक पे होगा तो आपका जो इक्विपमेंट ब्रेक हो जाएगा, और अपना इक्विपमेंट ब्रेक होगा तो आपको नया इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, और उस पर 2000 डालना पड़ेगा। तो 2000 जो है इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क है 2000। अब आपने देखना है कि इसका कॉन्टीजेंसी मेरे पास कितने % कॉन्टीजेंसी रिजर्व होना चाहिए, कितना कॉन्टीजेंसी रिजर्व होना चाहिए, मेरा ईएमवी क्या है। तो डेफिनेटली मैं 35% को 2000 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो देर इज अ 700 रुपीज जो कि कॉन्टीजेंसी रिजर्व इसका मेरे पास होना चाहिए फॉर द बेस्ट मैनेजमेंट, ताकि मेरे जो बजट से आउट ना हो, अगर मुझे इसका कॉन्टीजेंसी रिजर्व यूटिलाइज करना हो रिस्क को रिजॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से अगर मल्टीपल रिस्क मेरे रिस्क रजिस्टर में है और उसके ऊपर मैं ईएमवी फाइंड कर रही हूँ, तो वो इंडिविजुअल ईएमवी आएगा, और इस तरीके से जब मैं सबको ईएमवी फाइंड कर लूंगी तो वो मेरा ओवरऑल कॉन्टीजेंसी रिजर्व मेरे पास आएगा। अब हम इसके एक डिटेल एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल से हम फिर देखते हैं कि कैसे हम एक प्रॉपर जो है डिसीजन ट्री, और डिसीजन ट्री से एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू निकालते हैं, और कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं कि विच वन इज द बेस्ट।
अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं और डिटेल देखते हैं हाउ कैन वी मेक अ डिसीजन ट्री, और उससे हम एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यूज कैसे निकालेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे तो विच डिसीजन इज अ बेटर एंड विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट्स एंड ऑल अदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स। अब हमारे पास जो है यहाँ पे सिनेरियो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने प्रोजेक्ट की बिडिंग करवाना चाह रही है, प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना चाह रही है, और ऑर्गेनाइजेशन अब ये डिसाइड करना चाह रही है कि प्रोजेक्ट 1 को सबमिट कराया जाए या प्रोजेक्ट 2 को करवाया जाए या किसी को भी नहीं करवाया जाए। अब डेफिनेटली उसके ऊपर उसको क्वान्टिटेटिव एनालिसिस देखना पड़ेगा कि किस प्रोजेक्ट में चांसेस ऑफ रिस्क ज्यादा हैं या किस में हमें प्रॉफिट मिल रहा है या किसका कॉन्टीजेंसी रिजर्व हमारे पास ज्यादा है, जिसकी बेस पे अगर प्रोजेक्ट हम सबमिट करवाते हैं और अगर रिस्क आ जाता है तो हम इजिली मैनेज कर पाएंगे। अब यहाँ उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो दोनों प्रोजेक्ट सबमिट कराएं या तो कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कराए, और वो किस बेस पे सोचेगा, उसकी प्रोबेबिलिटीज उसकी अकरेंस की बेस पे। तो अब हम यहाँ डिसीजन ट्री मैंने बनाया, डिसीजन ये था कि प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2। अब आगे से देखेंगे प्रोजेक्ट 1 की प्रोबेबिलिटीज क्या है और उसके इम्पैक्ट क्या है, प्रोजेक्ट 2 की प्रोबेबिलिटीज और इम्पैक्ट क्या है और उसके ईएमवीज कैसे आ रहे हैं, और ईएमवीज की बेस पे प्रोजेक्ट की टीम कैसे डिसाइड कर रही है कि विच वन इज बेस्ट टू बिड इन द प्रोजेक्ट। सो लेट वी सी। सामने ये एक डायग्राम है, ये एक पूरा आपको फिगर नजर आ रही है। डिसीजन मैंने भी आपको बता दिया है, यहाँ के प्रोजेक्ट 1 और यहाँ के प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 1 के मुताबिक मैंने प्रोबेबिलिटी सेट की कि 20% चांसेस हैं मेरे पास कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा इफ आई सबमिट द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट 80% चांसेस है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अगर मुझे 20% प्रोजेक्ट मिल जाता है, चांसेस हैं कि मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा बिडिंग करने पे, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, $3 लाख का। और 80% चांसेस है कि मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, उसमें मुझे 40,000 लॉस होगा, यानी कि माइनस वैल्यू रिप्रेजेंट करिए इन्वेस्टमेंट को। यानी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल बनाने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन 40,000, लेकिन अब आपको उसको वापस भी नहीं मिलेगा, पे बैक तो नहीं मिलेगा। प्रपोजल अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो दैट विल गो टू द लॉस। उससे फिर हम क्या करेंगे कि हम उनका ईएमवी फाइंड आउट करेंगे। 20% को मल्टीप्लाई करेंगे $3 लाख से, देयर इज अ कॉन्टीजेंसी रिजर्व $60,000, और यहाँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ईएमवी यहाँ आ रही है -32 जो है वो ये हो रहा है। तो ये माइनस मैंने आपको बोला था इज अ नेगेटिव रिस्क एंड दैट इज अ पॉजिटिव रिस्क। पॉजिटिव ईएमवी इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ईएमवी इज अ नेगेटिव रिस्क। अब यहाँ आपने देखा है कि प्रोजेक्ट 1 के 20% चांसेस थे एक्सेप्ट होने के और 80% चांसेस थे एक्सेप्ट ना होने के, और 80 और 20 मिला के तो टोटल हमारे पास कितना बन रहा है, 100%, यानी 1 आना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट 2 की मैं बात करती हूँ, तो प्रोजेक्ट 2 में उसने बोला 20% चांसेस है कि मुझे 50,000 का लॉस होगा, 10% चांसेस हैं कि मुझे 20,000 का लॉस होगा, लेकिन 70% चांसेस है कि मुझे 60,000 का जो है वो प्रॉफिट होगा, अर्न होगा, मुझे ये मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग मैंने इनके अलग मल्टीप्लाई अप्लाई करके उनके कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब क्या होगा, मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट 1 का कॉन्टीजेंसी ईएमवी फाइंड करूंगी और प्रोजेक्ट 2 का ईएमवी फाइंड करूंगी। प्रोजेक्ट 1 का ईएमवी मेरे पास आया 28,000 और प्रोजेक्ट 2 का जो मेरे पास ईएमवी आया वो है मेरे पास 30,000, यानी दोनों इज अ पॉजिटिव ईएमवी है। दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कि प्रोजेक्ट जो है वो पॉजिटिव रिस्क क्रिएट करेंगे और दे कैन बी इजीली हैंडल। तो जो सोचा जा सकता है कि हम दोनों की बिडिंग करवाएं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंप्लीमेंट करें। अब यहाँ वो देखिए आप एएमवी काउंट कैसे किया है, मल्टीप्लीकेशन आपने देखा है कि ये मैंने आपके लिए कहा 28,000 उसने कैसे अर्न किया। ये वैसे उसने डायरेक्ट वैल्यूज भी देके प्लस कर लिया, और अगर आप इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करना चाह रहे हो तो 0.20 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। तो ये आप देखो कि यहाँ पे इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और फिर 0.80 मल्टीप्लाई बाय -40,000 और ये 60,000 -32 इंप्लीमेंट करके 28,000 आया हुआ है। यानी आप एक्सपेंडेड इक्वेशन भी लिख सकते हो, और पहले या तो आप पहले ईएमवी फाइंड कर लो, फिर सब ईएमवी को प्लस कर दो आपस में, जो आंसर आएगा वो आपका बनेगा टोटल ईएमवी। ठीक है, फिर बोल रही हूँ, आप हर एक प्रोबेबिलिटी रिस्क, जितनी परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटीज आपने फाइंड की हैं उसकी हर एक के रिस्क के आप इम्पैक्ट ईएमवी निकालो, और जब सब प्रोजेक्ट की सारी जितनी ब्रांचेस आपकी बाहर निकली थी सबकी ईएमवी आप निकाल लो, उनको सम करके आपके पास होगी वो उस प्रोजेक्ट की टोटल ईएमवी। अब आप देखो कि 20 और 80 मिलकर 100 बना रहा है, इसी तरीके से 20 ये, 10 ये और 70 ये, टोटल 30 और 70 100% बन रहा है। तो इसका टोटल मेरे पास बन रहा है 30,000। अब इस कंडीशन में उन्होंने देखा कि दोनों मेरे पास पॉजिटिव ईएमवी है, देन देयर इज अ पॉजिटिव रिस्क जिसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं ईएमवी के पे देखूं कि ईएमवी किसका बेटर है मेरे पास,
प्रोजेक्ट 2 का जो EMV है वो $30,000 है, जो कि ज्यादा है प्रोजेक्ट 1 से। तो इसका मतलब मेरे पास ये बेटर कॉन्टीजेंसी रिजर्व है और इसको मैनेज हैंडल किया जा सकता है। एक ये डिसीजन हो सकता है कि मैं प्रोजेक्ट 1 की बजाय प्रोजेक्ट 2 को चूज करूं। लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर मैं प्रोजेक्ट 1 को देखूं तो 20% रिस्क लेने से मेरे पास 3 लाख प्रॉफिट हो रहा है मेरे पास, हालांकि यहाँ 70% चांसेस हैं कि 60,000 प्रॉफिट होगा। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्क सीकर होगी, रिस्क को एक्सेप्ट करती होगी, तो वो 20% का रिस्क लेगी, क्योंकि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो रिस्क सीकर है, रिस्क को एक्सेप्ट करता है, और अगर वो रिस्क सीकर नहीं है तो डेफिनेटली वो इसको चांस को नहीं लेगा, वो किसको लेगा, 70 प्रोजेक्ट 2 को बिडिंग करेगा और 70% से $60,000 जो है वो अर्न करेगा। सो यहाँ से आपने देखा कि या तो आप अगर आप देख रहे हो कॉन्टीजेंसी रिजर्व की बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर चूजिंग अ प्रोजेक्ट 2। लेकिन अगर आप एक रिस्क सीकर हो, ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को हैंडल करना जानती है, एक्सेप्ट करती है रिस्क को, तो वो ये 20% प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंग टू द विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट वो देखेगी कि यहाँ 20% रिस्क है मेरे पास कि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन उसे प्रॉफिट देखो मुझे कितना हो रहा है, 3 लाख। यहाँ 70% चांसेस है मुझे प्रॉफिट क्या होगा, 60,000। तो जो सीकर होगा डेफिनेटली प्रोजेक्ट 1 को चूज करेगा, और जो रिस्क सीकर नहीं है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली प्रोजेक्ट 2 को चूज करेगा। तो यहाँ आपके पास इस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है कि विच प्रोजेक्ट बी विच रिस्क कैन बी हैंडल और विच रिस्क कैन बी हैंडल, विच प्रोजेक्ट कैन बी इजिली रिस्क को मैनेज कर सकती है, कौन से प्रोजेक्ट रिस्क को इजिली मैनेज नहीं कर सकती। की स्टेटमेंट, उसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने भी आपके साथ शेयर किया है कि किस बेसिस पे वो प्रोजेक्ट 2 को चूज करना चाहेगी और किस बेसिस पे प्रोजेक्ट 1 को चूज करना चाहेगी। अब आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपकी असाइनमेंट है, और इस असाइनमेंट में आपने इस केस को देखना है। आपके पास अब 4 प्रोजेक्ट्स हैं, और उस 4 प्रोजेक्ट्स में आपके पास ये ब्रांचेस आगे से प्रोजेक्ट 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 ब्रांचेस आ रही हैं, प्रोजेक्ट 2 से 3 ब्रांचेस, प्रोजेक्ट 3 से भी 3 ब्रांचेस एंड प्रोजेक्ट 4 से 4 ब्रांचेस आ रही हैं। अब आपने पहले एक डिसीजन ट्री बनाना है, जिसका पीछे डिसीजन ट्री आपने देखा, उस डिसीजन ट्री से आपने आउटकम्स आपके सामने है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स आपके सामने है, उससे आपने हर एक की EMV निकालनी है। फिर प्रोजेक्ट 1 की टोटल EMV निकालनी है, प्रोजेक्ट 2 की टोटल EMV निकालनी है, प्रोजेक्ट 3 की और प्रोजेक्ट 4 की। फिर आपने 1 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट की बिडिंग करनी है और किस बेस पे करनी है, EMV के अकॉर्डिंग भी बताना है और प्रॉफिट्स के मुताबिक भी बताना है, जैसा मैंने आपको दोनों कंडीशंस में बताया। आपने इसको कल मुझे सबमिट करवाना है, इसको कैलकुलेट करके, और एक 1 पैराग्राफ में आपने अपने बताना है कि आप कौन से प्रोजेक्ट की बिडिंग करोगे और क्या, और आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, कि आप रिस्क सीकिंग हो कि नहीं हो। अगर रिस्क सीकिंग हो तो कौन से प्रोजेक्ट को चूज करोगे, और रिस्क सीकिंग नहीं हो तो फिर कौन से प्रोजेक्ट को चूज करोगे। अब इज देयर एनी क्वेश्चन और क्यूरी जो आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज।